हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और जीआईजीएल के अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जीआईजीएल में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आज का हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत का संविधान बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल, भारत का संविधान होता क्या है? भारत का संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इट इज अ डॉक्यूमेंट। इट इज अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या बताया गया होता है? लीगल फ्रेमवर्क बताया गया है। लीगल फ्रेमवर्क कि कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, जो रेगुलेट करता है गवर्नमेंट को, जो रेगुलेट करता है हमारी कंट्री को, जो रेगुलेट करता है आवर कंट्री, जो रेगुलेट करता है आवर कंट्री। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 395 आर्टिकल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 395 आर्टिकल हैं और शेड्यूल जो हैं, टोटल शेड्यूल हैं 12 टोटल शेड्यूल हैं। क्लियर है? हमारे आर्टिकल के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल जो है कितने आर्टिकल हैं? 395। और कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। क्लियर है? अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाके बात करूं, इफ आई एम गोइंग टू इन बैकग्राउंड, लेट्स टॉक अबाउट द कि कब आया, कैसे आया, कब अडॉप्ट किया गया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब अडॉप्ट किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। और लागू कब हुआ था? एनफोर्स कब हुआ था? लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेन्स होते हैं रूल्स, राइट्स, रेगुलेशन। क्लियर है? आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं इसकी। इट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के काम करता है, डेलीगेट पावर करता है। मतलब ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है और किस तरह से पावर को क्या करता है? डेलीगेट करता है। बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर टू ऑल अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ पावर टू ऑल अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ पावर किस तरह से होती है? ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से इसने बनाया है और उसके बेसिस पे 3 तरह से इसने पावर्स को डेलीगेट किया गया है।
लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर। लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और जुडिशियल पावर, ये क्या करती है, डेलीगेट करती है पावर अलग अलग अथॉरिटीज को। समझ आ गई? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी। इन द सुप्रीम इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी और द अदर वर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया अबव ऑल लॉ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम लॉ है, इट इज अ सुप्रीम लॉ। ये सारे लॉ से ऊपर है, ठीक है ना। जितने भी लॉ बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं। जितने भी लॉ हैं वो किसको फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज अ डॉक्यूमेंट जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कंट्री को रेगुलेट करने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। इन्फोर्स कब हुआ था, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उसके बाद क्या है, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बताता है कि कैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, कैसे क्या क्या पावर किसके पास है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये उन बात की बात करते हैं। अब बात करते हैं 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर कौन कौन से हैं? द 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, ये होता है लेजिस्लेचर। इसको लेजिस्लेचर भी कहते हैं। इनके पास कौन सी पावर होती है, इनके पास लॉ मेकिंग पावर होती है। ये होती है लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ एग्जीक्यूटिव बॉडी। लॉ को एग्जीक्यूट करते करना है, लॉ का एग्जीक्यूशन कैसे करना है, एग्जीक्यूट, लॉ एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं इसको। और तीसरी होती है जुडिशरी, जुडिशरी। तीसरी कौन सी होती है, जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी हमें बताती है, जुडिशरी डिस्प्यूट रिजोल्विंग बॉडी भी कहते हैं इसको। डिस्प्यूट को यह क्या करती है, रिजोल्व करती है, रिजोल्व, डिस्प्यूट रिजोल्व बॉडी। क्लियर है? डिस्प्यूट रिजोल्व बॉडी। आगे बात करते हैं अब एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियल बॉडी की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो क्या है, गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर क्या आता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आती है लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आती है यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा, लोकसभा,
और विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर आती है राज्यसभा, लोकसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आती है विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद ये आती है। कोर्ट्स इन इंडिया, अगर मैं कोर्ट्स की बात करूं, कोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन सी कोर्ट्स हैं? कोर्ट्स इन इंडिया, कोर्ट्स ऑन सिविल साइड, कोर्ट्स ऑन क्रिमिनल साइड। अगर मैं सिविल साइड की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट। सिविल साइड की अगर मैं बात करूं, सिविल केसेस के लिए जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट। अगर मैं क्रिमिनल साइड की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये क्या होती है? हायरार्की होती है कि भाई अगर सिविल साइड की बात की जाए तो सिविल साइड में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट। अगर मैं क्रिमिनल कोर्ट की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये क्या होते हैं? ये क्रिमिनल केसेस के लिए कोर्ट होती है। क्रिमिनल केसेस के लिए क्या होती है? कोर्ट होकर अपन चलती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहले आती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। दूसरी आती है स्टेट लिस्ट। तीसरी आती है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है, इसके अंदर जितने भी मैटर हैं, टोटल मैटर इसके अंदर 97 मैटर्स है। यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल 97 मैटर है और इन मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में टोटल मैटर आते हैं 66 मैटर और इनमें लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। किसके पास है? स्टेट के पास है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट यानी सेंटर प्लस स्टेट दोनों के पास है। पार्लियामेंट के पास है प्लस सेंटर, स्टेट दोनों के पास है। क्लियर है? पार्लियामेंट प्लस स्टेट दोनों के पास क्या है? लॉ बनाने की पावर। समझ आ गई? आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल किस मतलब क्रक्स क्या है? किस बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा प्रियम्बल है वो क्या कहता है? वो ये कह के चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी resolve to
कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic। ये कहना चाह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलिमनी resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and secure the all its citizen justice liberty equality fraternity। हर एक सिटीजन के जस्टिस, हम हर एक सिटीजन के जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वलिटी की, फर्टर्निटी की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। इट इज डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्फ देयर बाय अफर्मिंग द पब्लिकेशन कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ पीपल। तो ये क्या है, इसका प्रियम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा क्या है, ये प्रियम्बल है। We the people of India solemnly resolve to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and secure to all its citizens justice liberty equality fraternity। It is declared that center constitution has been given the people to themselves thereby affirming the republication character of the polity and the sovereignty of people। ये इसका क्या है, प्रियम्बल है। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल विद द सर्टेन यूनिटरी फीचर। क्या क्या फीचर्स हैं हमारे फेडरल सिस्टम के अंदर? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से सिस्टम के, यूनिटरी फीचर, फेडरल है, फेडरल सिस्टम के ऊपर। द एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम और ड्यूअल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन में है। तो ये इसके क्या है, मेन फीचर्स है। द मेन एसेंशियल फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम आर, यूनिटरी सिस्टम, फेडरलिटी, यूनिटरी। अब फेडरलिटी हमने फेडरल सिस्टम की हमने पढ़ लिया, ऊपर के फीचर्स हमने पढ़ लिए, क्या क्या फीचर्स है ऊपर के, ये हमने बात कर ली कि ड्यूअल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे बात करते हैं essential feature of unitary system। what are the essential features of unitary system? unitary system के essential feature क्या? state legislature have the exclusive power to make law with respect to the subject included in the state list and parliament have no power to enroach upon them। ये कहना लिखा है कि यूनिटरी सिस्टम के अंदर ये बात कर रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है, किस लिए, लॉ बनाने की, किस मैटर में, वो सारे मैटर से रिलेटेड जो कहाँ बताए गए हैं, स्टेट लिस्ट में बताए गए हैं, उन सारे मैटर पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट के पास है, स्टेट के पास है। दूसरा, however our constitution make few exception in this regard to the general rule by authorizing parliament to make law even on the subject enumerated in state list। बट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई कुछ ऐसे मैटर हैं, भले ही वो स्टेट लिस्ट में, कुछ ऐसे मैटर हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं भले ही वो स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट कौन सी है, लिस्ट टू स्टेट लिस्ट में बताए हैं, बट उनके रिगार्डिंग लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो रिकॉग्नाइज। अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में, अगर कोई लॉ बना रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, किस मैटर से रिलेटेड,
किसी ऐसे मैटर से रिलेटेड जो कि बता किसमें रखा है, यूनियन स्टेट लिस्ट में बता रखा है, अगर वो ऐसा करना नेशनल लिस्ट इंटरेस्ट में है तो लॉ बनाया जा सकता है। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, समझ आ गई, अगर कोई एग्जाम इमरजेंसी आ गई तो उस सिचुएशन में भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, भाई मान लो जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या हो गई, गिर गई, तो फिर क्या होगा, यूनियन लिस्ट क्या करेगी, वहां पे लॉ बनाएगी। ऑन द रीजन ऑफ टू और मोर स्टेट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टू और मोर स्टेट, अगर क्या कर रहे हैं, स्टेट रिक्वेस्ट कर रहा है लेजिस्लेचर फॉर एनफोर्सिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर कोई ऐसा लॉ बन रहा है किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को एनफोर्स करने की, तो वहां पे फिर कौन आता है, यूनियन आके यहाँ पर चलता है। कौन आके चलता है, यूनियन आके यहाँ पर चलता है। आगे बात करते हैं, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी between the law passed by the union as well as state on the particular matter on the concurrent list, the law passed by the union will prevail over the state। अगर यूनियन कंकरेंट लिस्ट के अंदर अगर यूनियन लॉ में या फिर स्टेट लॉ के अंदर क्या हो, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। इन इंडिया देयर एग्जिस्ट सिंगल सिटीजन कंसेप्ट अनलाइक ड्यूअल सिटीजन कंसेप्ट। इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट, यूनिटरी का मतलब क्या है कि भाई हम सिंगल सिटीजन कंसेप्ट है, यहाँ पे सिंगल सिटीजन कंसेप्ट, आप सिर्फ इंडिया के रेजिडेंट हो तो सिर्फ आप इंडिया के ही सिंगल सिटीजनशिप आपको मिलेगी। वहां पर कोई, जैसे यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ऐसे हमारा इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, वहां पे ड्यूअल है। तो हम यूनिटी में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। रेजिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, ऑन एनी न्यू सब्जेक्ट ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ इज वेस्टेड इन द यूनियन। अगर कोई रेजिडुअरी पावर है किसी नए सब्जेक्ट मैटर पर अगर लॉ बनाना है, तो वो लॉ कौन बनाएगा, हमारा यूनियन बना के यहाँ पर चलेगा। रेजिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर, इसके अंदर क्या है, अगर किसी नए सब्जेक्ट मैटर पर कोई लॉ बनाना है तो उस पर लॉ कौन बनाएगा, यूनियन बनाएगा। सो इट कैन बी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉट प्योरली यूनिटरी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्वाजी फेडरल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल भी है और वो क्या है, यूनिटरी भी है। इट इज अ क्वाजी फेडरल हमारा जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गई, आगे बात करते हैं। पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, फेडरलिटी की अगर मैं बात करूं, फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स है। मोड ऑफ फॉर्मेशन, द मोड ऑफ फॉर्मेशन, अ फेडरल यूनियन हैज इन अमेरिका सिस्टम इज फॉर्मली बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द नंबर ऑफ सुवरीन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट surrendering a defined part of their sovereignty or authority to new central organization. But there is an alternative mode of federal as in Canadian system where the province of unitary state may be transformed into a federal union to make themselves autonomous. India has truly centralized unitary constitution until the government of India 1935, which for the first time set up a federal system in a manner as in Canada by this creation of autonomous unit and combining into a federation by one and same act। ये कहना चाह रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, प्रॉपरली क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रलाइज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, प्रॉपरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन में है और सब के सब लॉ जो है किससे जुड़े हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हैं। पोजीशन ऑफ स्टेट इन द फेडरेशन, in a federal system
A number of safeguards are provided to the protection of state is right, as they are independent before the formation of federation. In India, as the state were not previously sovereign entity, the right were exercised mainly by the union, residuary power. तो इस तरह से इसको बताया गया है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है। Citizenship. The framer of American Constitution made a logical division of everything essential to sovereign and created a dual polity and dual citizen, a double set of official and a double system of court. There is, however, single citizen in India with no division of public service of the judiciary. यहाँ हमारे इंडिया के अंदर मतलब गवर्नमेंट और जुडिशरी के बेसिस पे अलग अलग सिटीजनशिप है, बट इंडिया के अंदर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। रेजिडरी पावर इज वेस्टेड इन द यूनियन फीचर। फेडरलिज्म के क्या क्या है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पर रेजिडरी पावर है। अगर मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसपे पहले कभी लॉ नहीं बना था, तो उस केस में लॉ बनाने की पावर किसके पास है, यूनियन के पास है। किसके पास है, यूनियन के पास है। मॉडल ऑफ फॉर्मेशन क्या है भाई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपरली क्या है, रिटर्न है, और जितना भी एक्ट है, जितने भी दूसरे लॉ हैं, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से फेडरलिज्म का हमारे पास फीचर्स है। अब फंडामेंटल की राइट बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट जो एक पर्सन को बाय बर्थ मिल जाते हैं। अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको बाय बर्थ ये राइट मिल जाएंगे। द मैन बाय बर्थ हैज सर्टेन राइट विच आर यूनिवर्सल एंड इनएनाइलेबल एंड ही कुड नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम देम, दीज राइट नोन एज फंडामेंटल राइट। अगर कोई पर्सन क्या लेता है, जन्म लेता है, तो उसको जन्म से ही जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, वो उसके कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि भाई हर एक पर्सन को अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, उसको अच्छे से अपनी लाइफ को फुलफिल करने, जो भी उसकी विशेष है फुलफिल करने का राइट है ना। तो उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए सबके साथ, पर्सन टू वन, उसकी हैप्पीनेस के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट दी है। पहला राइट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट टू इक्वालिटी कि भाई लॉ की नज़रों में सब क्या है, बराबर है, सब क्या है, बराबर है। राइट टू फ्रीडम, घूमने फिरने का अधिकार, बराबरी का, समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार। दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम, घूमने फिरने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात करता है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बात करता है राइट टू फ्रीडम। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक बात करता है भाई शोषण अगर किसी का हो रहा है, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार। शोषण अगर किसी का हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भाई कोई भी पर्सन किसी भी धर्म में जाके क्या कर सकता है, पूजा कर सकता है, धर्म को अपना सकता है। आर्टिकल 25 टू 28 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 से लेके 30 तक बात करता है राइट टू कल्चरल एजुकेशन, और आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। तो ये राइट हैं जो कि फंडामेंटल राइट हैं, जो कि फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल राइट्स जो कहाँ से हमें मिले हैं, संविधान से मिले, संविधान ने दिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रॉपरली अच्छे से हर एक राइट को पढ़ेंगे। आई होप सो आपको ये सब अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इस क्लास में इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।